चलिए, इस बीच तेजस साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मार्केट दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तेजस आपके पास आते हैं और क्लोजिंग ट्रेड्स बता दीजिए, आज के लिए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो है HDFC लाइफ लिमिटेड। स्टॉक में रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था 763 के ऊपर, और पिछले एक दो दिनों से स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ना डेली चार्ट, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 745। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 795 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 820 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो दिग्गज TCS लिमिटेड है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म हो चुका है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 2875 टू 2900 लेवल, और उसके बाद रिसेंटली बुधवार के सत्र में हमने एक ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। और आज थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में, लेकिन मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एट करंट जंक्चर। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए TCS में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2990 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 3195 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3305 का। TCS भी आपको यहाँ पे पसंद है और साथ ही HDFC लाइफ, ये दो टॉपिक आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए। सुनील सर, आपसे मैं शुरुआत करूँगा। बाजार जो सबसे ज़्यादा आज देख रहा है वो है बिहार चुनाव के नतीजे। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर दिख रही है बिहार में। NDA को 90% स्ट्राइक रेट है BJP के और JDU दोनों पार्टियों के। क्या इसे बाजार कैसे देखेगा, इस नतीजों को किस तरीके से देखना चाहिए, और बाजार की चाल आगे आपको कैसी दिख रही है? नहीं, इससे क्या है कि बाजार को कंटिन्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा, क्योंकि ये सरकार को जो कोalition गवर्नमेंट यहाँ पर थी ना, उस पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सम स्टेट्स में जैसे यूपी में वो तो अपने इस बल के ऊपर जीत सकते हैं, यूपी गुजरात, मगर महाराष्ट्र और बिहार ऐसे राज्यों में उनको अच्छा एक गठबंधन फॉर्म करने की जरूरत है, और उनने दिखाया कि उनको सही तरह से कर सकते हैं। सेकंड चीज जो इसमें है कि एक कॉन्फिडेंस आती है कि अगले इलेक्शन के लिए कंटिन्यूटी, तो गवर्नमेंट जो अभी प्रोग्राम्स कर रही है उसमें कंटिन्यूटी आ सकती है। वो बहुत बड़ी एक रीइंफोर्समेंट मिल गई है मार्केट को, और मार्केट को ऑब्वियसली प्रो रिफॉर्म्स वाली इंडिया गवर्नमेंट पसंद ही है। तो ये चुनाव के जो नतीजे हैं, मगर आज मार्केट में ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा, क्योंकि मोस्ट ओपिनियन पोल्स ने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट किया था, मगर ये लैंडस्लाइड जो हुआ वो अनप्रेडिक्टेड था, और वो और भी एक मजबूती को देती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड कंटिन्यूटी। तो FIS की वापसी में ये भी एक छोटा हिस्सा होता है कि उनको भी एक गवर्नमेंट पॉलिसीज को समर्थन जो मिला है इस इलेक्शन, जो भी सेकेंड लार्जेस्ट हिंदी बेल्ट की स्टेट है ये, तो नेचुरली एक जो पब्लिक की समर्थन है, तो एक गवर्नमेंट को भी कोई एक अनिश्चितता कि अगले इलेक्शन जीतने के लिए कोई उनका प्रोग्राम्स बदलने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड है कि ये कंजम्पशन के लिए, क्योंकि इधर भी महिला स्कीम जो गवर्नमेंट ने अभी हर राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं कि महिला बहना स्कीम जो भी है उसे कैश करें, उसका कंजम्पशन के ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो भी एक मार्केट के लिए, कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि अभी इलेक्शन तो हो गया, रिजल्ट आ गया, तो अब मार्केट ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, अब आने वाली की सोचते हैं। तो ये बाजार ने ऑब्जर्व कर लिया, अब आगे किस तरह के अगले क्यूज होते हैं इस तरह के। लेकिन आपने सुनील सर, आपने सोशल रिफॉर्म और जो भी ये बिहार के लोगों के लिए या फिर बाकी लोक लुभावन जो भी फैसले सरकार के होते हैं उसमें ब्रिज का काम बैंक्स भी करते हैं, और आज सरकारी बैंकों में देखिए अच्छी तेजी भी दिख रही है। SBI भी मजबूत है, बाकी बैंक्स भी, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक आज तेज नजर आ रहे हैं। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड आज उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सरकारी बैंकों में खरीदारी दिख रही है। बैंकिंग स्टॉक्स को लेके, बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपकी राय क्या है? फंडामेंटली कैसे दिख रहे हैं ये? मुझे बहुत मजबूत दिख रहे हैं, और इसमें पूरी बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिविटी है मेरे पास, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या NBFC हो या PSU हो या नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस हो जैसे कैपिटल मार्केट, इंटरमीडिएरी या AMCs, सब में पॉजिटिव हूँ, मगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने की जरूरत है, क्योंकि इमीडिएटली बेनिफिट कंजम्पशन का जो ड्राइव है वो EMI बेस्ड पर्सनल लेंडिंग और उस ऑटो लेंडिंग में जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक और NBFCs आगे होंगे, क्योंकि रिटेल लेंडिंग उनका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। मगर ये
ये जो कंजम्पशन की स्टोरी अल्टीमेटली देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगी, और प्राइवेट कैपेक्स का भी मैं दिन बहुत दूर नहीं है जहां पे प्राइवेट कैपेक्स जोर पकड़ेगा, और वहां पे लेंडिंग जो होता है एसएमईस और एमएसएमईस को, वहां पीएसयू बैंक का ज्यादा होता है। तो उधर एक थोड़ी लंबी अवधि से लेंगे तो पीएसयू बैंक्स के लिए लोन ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ, क्योंकि यहां पर जो लेंडिंग करते हैं एमएसएमईस को वो 13-14% के रेट पे करते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपको इंप्रूव होते हुए देखेंगे। सिमिलरली आपको इनकम टैक्स कट से लेकर पर कैपिटा जीडीपी की बढ़त में आपके सेविंग्स की पोटेंशियल भी बढ़ रही है देश में, और ये कैपिटल मार्केट की और पेनिट्रेशन और भी बढ़ता जा रहा है। एसआईपी बुक में आप देख रहे हैं, और इवन थ्रू डीमैट अकाउंट्स आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो या स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एएमसीज या इंश्योरेंस, सभी में जो एक पॉजिटिविटी दिख रही है। और अल्टीमेटली आप देखें तो बीएफएसआई स्पेस का लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और जब एफआईएस की वापसी होगी, जिस दिन होगी जब ट्रेड डील में कुछ पॉजिटिविटी आती है, तो उस दिन डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में बाइंग फ्रॉम एफआईएस तो जरूर आपको तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए आज इन बीएफएसआई ब्रॉड स्पेस में निवेश करना अच्छा होगा, और रैंकिंग उसमें करें तो मैं मीडियम टर्म आउटलुक से अव्वल नंबर पीएसयू बैंक्स को ही दूंगा, क्योंकि ना ही ये जो बात मैंने कही, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी है वो भी ज्यादातर पीएसयू बैंक के थ्रू रूट होती है, उनके लिए कासा का सपोर्ट मिलेगा, मगर मर्जर्स की जो बात हो रही है वो पीएसयू बैंक्स में अच्छे क्वालिटी बैंक्स को अभी जोड़कर बड़े अच्छे बैंक को बनाने की कोशिश है। पुरानी मर्जर की स्ट्रेटेजी थी कि वीक बैंक और स्ट्रांग बैंक को मर्ज करें ताकि वीक बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब ऐसा नहीं है, अब दो दिग्गज बैंक को शायद मर्ज करेंगे और एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत बड़ी पॉजिटिव है। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट भी पीएसयू बैंक में बढ़ाने की बात हो रही है, और वो आएंगे तो वो भी मजबूत बन जाएंगे। और तो मेरे लिए ये सब चीज को मन में रखते हुए 3 से 5 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेरे लिए फर्स्ट पिक होंगे विद इन द बीएफएसआई, और सेकंड होंगे कैपिटल मार्केट रिलेटेड थिंग, क्योंकि एक सेविंग्स का पोटेंशियल है वो पूरा इन्हीं एंटिटीज को मिलेंगे, उसका पूरा एडवांटेज। तो आपको लग रहा है कि यहाँ जो सरकारी बैंक खास करके इस खेमे में आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो फ़ायदा होगा, और खास करके जब एसएमईज एमएसएमईज वगैरह की जो डेवलपमेंट, वहाँ की ग्रोथ अगर दिखती है तो बैंकिंग को फ़ायदा होता ही है, क्योंकि वहाँ पर वो जो ब्याज चार्ज करते हैं वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा होते हैं, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ती है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर शिवेश प्रताप होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे समझेंगे कि बाजार की जो ये चुनाव नतीजे दिख रहे हैं बिहार से, वो किस तरह के दिख रहे हैं, ये जो विक्ट्री आई है कैसे आई है, इसका क्या असर होगा, क्या कुछ वहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे, ये चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार की चाल अगर आप देखें तो निफ्टी अभी भी 25,800 के करीब ही है, करीब करीब 90 अंकों की गिरावट यहां पे दिख रही है, और निफ्टी बैंक देखिए 58,255 के करीब ट्रेड कर रहा है। दोनों में ही कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा हमारी नजर है वो है बिहार के चुनावी नतीजों पर, जहां पे जबरदस्त विक्ट्री यहां पे नजर आ रही है एनडीए की। बीजेपी अकेले अपने दम पर 92 सीट्स अब तक ला चुकी है, जो मैजिक नंबर है 122 का, और अकेले 92 पे बढ़त है बीजेपी को। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इनके साझेदार जेडीयू, जिनको 82 सीटों 82 सीट्स पर अब तक बढ़त मिली हुई है। तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, किसी भी सर्वे में इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जीत यहां पर होगी, प्रचंड जीत कह सकते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर शिवेश प्रताप जी है। शिवेश जी, आप सबसे पहले बताइए कि इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, क्यों आई, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो काम कर गए और एक तरफा इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस तरह की जब विक्ट्री होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो वोटर साइकी होती है वो बहुत क्लियर होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और अगर आप देखिए तो प्री पोल जितने भी सर्वेज हुए उसमें भी एनडीए के लिए सारे झुकाव जो है बताए जा रहे थे। और अगर आप ड्यूरिंग द इलेक्शन जो प्रचार भी थे उसमें भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से जो एक सधी हुई, जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है, तो वो एक सधा हुआ उनका चुनाव प्रचार, लगातार जंगल राज की याद दिलाना और अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत को झोंक कर आगे बढ़ना, तो वो बात रही। दूसरी, अगर आप उसके बाद आप चले तो पोस्ट
पोल जो जितने भी सर्वेस थे उसमें भी अगर आप देखें तो क्लियर मैंडेट चल रही थी। तो इसका मतलब ये था कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं था पिछले 1.5 सालों में जहां पर कभी भी ऐसी चीज कोई आई हुई हो कि एनडीए से अलग महागठबंधन के लिए कोई बात हो सकती है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि देयर आर 5 रीजंस अबाउट दिस लैंडस्लाइड विक्ट्री एंड दिस एक्चुअली covered the multifaceted approach for the politically complex state like Bihar. And I believe that the first is that very strong leadership from center in Bihar state and the government reputation. So बिहार के अंदर जो एक गवर्नमेंट की रेपुटेशन थी 3 टर्म्स के बाद भी उन्होंने उसको बिल्कुल बना कर रखा, और उसकी वजह से जो एक ब्रांड की स्टेबिलिटी रही सेंटर में और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की, उसने लोगों के अंदर एक अलग एक स्ट्रेंथ दिया इस गवर्नमेंट के लिए जो डबल इंजन की सरकार थी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जो इन्होंने एक इफेक्टिव जो कोलिजन इन्होंने बनाया जो कास्ट अर्थमेटिक्स है, बिना उसके आप जो है बिहार में आपकी नौका नहीं पार लग सकती राजनीति की। तो जिस तरह से उन्होंने यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, महादलित, मुस्लिम और अपर कास्ट सबको एक बहुत इफेक्टिव तरीके से जिस तरह से एनडीए ने साधा है, वह भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल इफेक्ट देता है। तीसरा मुझे लगता है कि अ नाइस ब्लेंड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, बिकॉज देयर इज अ गैप, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस इनटू इट। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी पब्लिक है जो वेलफेयर चाहती है, और दूसरा एक ऐसा भी बहुत बड़ा पब्लिक है जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल और बिग डेवलपमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट पुल करे वो चीजें होती हैं। एनडीए की गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस चीज को समझा कि कहां पर हमें वेलफेयर डालना है, कहां पर हमें डेवलपमेंट डालना है, और उसका जो एक बहुत बढ़िया ब्लेंड तैयार किया, उसने एक बहुत ही स्ट्रांग रेपुटेशन तैयार की। और अगर आप ये सरप्राइज हो रहे हैं कि कैसे फीमेल वोटर टर्न अराउंड हुआ 1951 के बाद, जिस तरह से इतना मेगा पोल जो रिकॉर्ड हुआ, और वो भी उस पार्टी के लिए जो ऑलरेडी 3 टाइम से पावर में है, तो ये जो मैजिक है उसके पीछे इनकम्बेंसी देखने को मिलती है। इतने लंबे समय तक वो सत्ता में रहने के बाद वहां पर इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री एक वाकई एक कई सारे फैक्टर्स काम किए, जैसा आप कह रहे हैं कि सारी जातियों को एकजुट होकर वोट देना, ये एक बड़ा फैक्टर काम किया होगा। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हाल के दिनों में कुछ सालों में जो डेवलप हुए वो, और तीसरा जो विजन है केंद्र सरकार का वो दिखाकर लोगों को। लेकिन ग्राउंड पर अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री पर इसका असर उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद करनी चाहिए। अगर इतने लंबे समय से अगर ये लोग करीब करीब 2 दशक के आसपास इनका भी शासन अब हो गया है, उसके बाद भी उस तरह का इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, ग्राउंड पर उस तरह की इंडस्ट्री नहीं लगी है। आज भी कई सारी चीनी मिलें वहां की बंद पड़ी हुई है। ऐसे में क्या अब जो नई सरकार बन रही इतनी बड़ी जीत के साथ, तो युवाओं की उम्मीदें भी काफी ज्यादा होगी। क्या रोजगार, एमएसएमईज, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर, इसमें कुछ सुधार की उम्मीद है? क्योंकि ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उस राज्य में है। आपका टेक क्या है शिवेश जी? तो देखिए, अगर मैं जॉब की बात करूं तो बिहार जो प्रदेश है वो अपने आप में अगर आप देखिए वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और वहां के अपने भी कुछ चैलेंजेस हैं। साथ साथ अगर आप देखिए तो सरकार ने पिछले 3-4 सालों से जितनी बार केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा मखाना बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट पे। कहीं ना कहीं सरकार ये जानती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उसके एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से सरकार द्वारा मखाना बोर्ड के बाद फूड प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे क्या है कि जो एग्रीकल्चर के लोग हैं वो अपनी कैश क्रॉप से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से सरकार ने बिहार में फोकस किया है, तो वहां से जो जॉब क्रिएशन होगी उस फील्ड पर, रेलवे की फील्ड में भी अगर आप देखिए तो वहां पर जैसे फैक्ट्रीज के बारे में जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, इन्हांसमेंट हुई है, उन सब चीजों को उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार ये जान रही है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को हमें बिल्टअप करना है, वो ओवरनाइट आईटी इंडस्ट्रीज वहां नहीं लग सकती, उस तरह के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, लेकिन जहां से मैक्सिमम लोगों को इंपैक्ट हो सकता है, और इसीलिए मखाना बोर्ड पर इतना ज्यादा फोकस करना, इसके अलावा जो है और इस तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर जिस तरह से फोकस किया गया, तो धीरे धीरे देखिए एक इंडस्ट्रियल
जो रिवॉल्यूशन होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पैसे को पंप इन कर दिया और वो फ्लोरिश हो जाती है। उसके पीछे एक सोशल अवेयरनेस होती है, सोशल सपोर्ट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें क्रमिक तरीके से चल रही हैं एंड इसको आप ऐसे समझिए कि अभी वो चीज एकदम से एट अ ब्राइटेस्ट लेवल पे दिखाई नहीं दे रही है, पर काम जरूर हो रहा है और ये सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे जरूर कम आउट होगा और कहीं ना कहीं वहां की जनता को भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं और इसीलिए वो इस दिशा में सरकार को और ज्यादा सहयोग करने के लिए चौथे राउंड में आ रही है। और इस चुनाव के बाद मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक होगा, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में भी कई लोग इस पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से चौथी बार बिहार जैसे एक जटिल राज्य में इस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। बिल्कुल, लेकिन वहां के लोगों की भी उम्मीद है, जब ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर संवाददाता जाते हैं तो वहां के लोगों की अब उम्मीद है कि अब जो नई सरकार बनेगी कम से कम वहां के इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर और साथ ही माइग्रेशन पर काम करे ताकि लोग वहां से जो वहां के जो ब्रेन्स है वो बाहर उतने निकल के ना जाए, कम से कम रिवर्स भी कुछ लोग हो पाए। ये कोशिश रहेगी नए सरकार की, यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और पूरी एनालिसिस समझाई और क्या कुछ ग्राउंड से निकल कर आया है। आपकी रीडिंग काफी अच्छी लगी, शुक्रिया उसके लिए। चलिए एक स्टॉक की चर्चा करते हैं, इटर्नल की। इटर्नल में अभी कई सारे ब्लॉक्स डील हुए हैं, करीब करीब 85 लाख शेयरों के कई सौदे यहां पर देखने को मिले हैं। इटर्नल को देखिए, आज 1% की तेजी यहां पर दिख रही है। इटर्नल को लेकर तेजस आपकी राय चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए इस स्टॉक में आज? देखिए, इटर्नल की बात करें तो क्लियरली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसका जो ब्रेकडाउन आया था वो 320-24 के करीबन था, तो जब तक ये 320 के ऊपर जाता नहीं है हल्का सा बायस नेगेटिव है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 300 का। कल के सत्र में भी उसने ये लेवल के नीचे बंद दिया था। आज हल्की सी पुल बैक रैली देख रहे हैं, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। मुझे लग रहा है स्टॉक यहां से कोई रैली करता है तो उसमें एग्जिट करना चाहिए। नीचे में मुझे लग रहा है ये 285 तक जा सकता है। नीचे में 285 तक जा सकता है। वीकनेस तो है ही इटर्नल में, ये लगातार हम हाईलाइट भी कर रहे हैं। इस बीच देखिए, इप्का लैब्स की हमने बात की थी, वहां पर अब बढ़त जो है लगभग 11% की हो गई है। भारत डायनामिक्स जो है यहाँ पर 6% की तेजी दिखा रहा है और साथ ही साथ कुछ एक और काउंटर्स हैं, एनबीसीसी, सिटी यूनियन बैंक जैसे, जहां पर एक अच्छा मूव आप देख सकते हैं। पर तेजस, एक और काउंटर है जीई पावर इंडिया। आमतौर पर हम इसकी इतनी चर्चा नहीं करते हैं, बट आज NSE 500 का टॉप गेनर बन चुका है। एक बार इस पे राय दीजिए, 17% के मूव किस तरीके की वॉल्यूम बैक्ड मूव है और आगे की चाल कैसे लग रही है? तो जी पावर इंडिया की बात करें तो आज एक अच्छी खासी हमने स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखी है। आफ्टर एक बड़ी सी फॉल आई थी स्टॉक में, बट रिसेंटली स्टॉक ने जो एक बेस बनाया है इन द रेंज ऑफ 285 टू 290 और एक आज गैप अप ओपनिंग हुआ है, दैट ऑल्सो विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अगर कोई हल्की सी गिरावट आती है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आज ब्रेकआउट डे है तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से करंट भाव पे बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई हल्की सी डिप आती है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसमें मुझे लग रहा है पोजिशनली स्टॉक 380 से लेके 385 तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए ये जी पावर में। पावर यहाँ पर थोड़ी गिरावट आए तब मौके ढूंढे, पर हाँ नतीजे आए थे, नतीजे काफी शानदार रहे और देखिए खुलने के बाद साथ ही जो है एक तरफा रैली आपने आज जी पावर में देखी। आज एक स्टार परफॉर्मर और आज का बिग शो कैंडिडेट जरूर बना है। तेजस, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और काउंटर्स पर चर्चा भी की। पर चलिए मार्केट्स की एक बार चाल देखते हैं, जहां पर वीकनेस तो बरकरार ही है, बट कई सारे छोटे मझोले काउंटर्स हैं जिनमें आप एक अच्छा मूव देख रहे हैं। इस बीच TCPL के भी नतीजे आ गए हैं, जहां पर मुनाफा घटता हुआ नजर आया है, लगभग 35.5 करोड़ से घटकर अब 29 करोड़ के आसपास हो गया है और आय में भी गिरावट है। कमजोर नतीजे और स्टॉक काफी इलिक्विड है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बट चलिए इसी के साथ जो है कुछ और काउंटर्स पर नजर जरूर डालेंगे, बट उसके पहले फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।
चलिए, क्लोजिंग कॉल्स में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान मौजूद हैं और आखिरी का आधा घंटा रह गया है इस हफ्ते बाजार की क्लोजिंग में। हमारे साथ सुनील सर भी मौजूद हैं और वो हमारे साथ आज सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। सुनील सर, क्या व्यू रखते हैं आप FIIs की बाइंग पे? क्योंकि अब देखिए, अब सिंगापुर से जुड़ रहे हैं आप और अभी देख पा रहे हैं उनके संस्थागत निवेशक जो है FIIs खास तौर से इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं भारतीय बाजारों में। तो किस तरीके का मूड और माहौल समझ आ रहा है? क्या लगता है कि कब वो भारत की तरफ जो है और भारतीय मार्केट्स की तरफ जो है एक अच्छे और फुल फोर्स में आएंगे, और उन तमाम सेक्टर्स में कहां पर आपको लगता है कि इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा? क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल्स में तो उनका दबदबा है ही, कैपिटल मार्केट प्लेस में दबदबा है, बट इसके साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है कि इंटरेस्ट वापस ला सकते हैं? देखिए, FIIs की टोटल गिनती देखें तो करीबन 40% से ज्यादा US बेस्ड FIIs हैं। तो उस चीज के कारण मेरा मानना है कि US की जो ट्रेड डील है वो सबसे महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि वो इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ में US का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखना चाहते हैं। क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ इंडिया का अगर तेजी से बढ़ना है, आज हम 6.5-7 के आसपास घूम रहे हैं, मजबूत है, उसमें से गिरावट नहीं आ रही है, मगर अगर 8 से 10% की एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आना चाहिए तो डेफिनेटली यूएस एज अ मार्केट, क्योंकि 30% है यूएस वर्ल्ड की इकोनॉमी में, और नेचुरली उनकी पर कैपिटा जीडीपी भी 90,000 से ज्यादा है, तो एक बहुत बाइंग पावर है उनका। तो इस टैरिफ के मसले में क्या हो रहा है कि क्या इंडिया यूएस को एक बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनाकर आगे बढ़ सकती है, इस पे वो एक क्वेश्चन मार्क आया है। इसीलिए FIIs ने, वैल्यूएशन तो एक बात है, मगर वैल्यूएशन से भी वो कंफर्टेबल थे तब की फ्यूचर ग्रोथ आके उसको कॉम्पनसेट करे, मगर जब तक ये टैरिफ का मसला सॉल्व नहीं होता वो उनको सामने नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए वो ट्रेड डील का कुछ ना कुछ, एक इंटरिम डील सही या कुछ ना कुछ होना जरूरी है FIIs की जबरदस्त वापसी के लिए। और जब वो वापस आएंगे तो नेचुरली फोकस उनका रहेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। तो अदर देन BFSI और जो आपने कहा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट प्ले, मेन मेरा मानना है कि IT और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, क्योंकि वो दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर टेक्सटाइल या लेदर या जेम्स एंड ज्वेलरी में छोटी मोटी कंपनियां हैं, लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, मगर बड़े बड़े पैमाने पे अगर देखें तो IT एंड फार्मा को सबसे बेनिफिट होगी एक FII के रिटर्न से। तो अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक लें कि एक ना एक दिन ये सॉल्व हो जाएगा टैरिफ का मसला और ट्रेड डील आगे बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आज थोड़ी हाई रिस्क लेकर मैं समझूंगा कि टैरिफ इंपैक्टेड सेक्टर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अगर आप स्टैगर्ड तरीके से निवेश करेंगे तो FIIs की वापसी जब भी होती है तो आपको उसका लाभ पूरी तरह मिल सकती है। ओके, तो ये राय है ओवरऑल आपका। शुक्रिया आपका सुनील सर, आपने वक्त निकाला सिंगापुर से और हमें अपनी पूरी राय दी बाजार को लेकर, FIIs के ट्रेंड को लेकर, और साथ ही कुछ सेक्टर जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो थीम आगे चल सकती है। चलिए, हमारे साथ अमोल भी है। अमोल की एक